हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। तो हम एक नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल्स जो था वो बता दिया था कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। और ये चैप्टर जो रहेगा आपका बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, और इस चैप्टर में बेसिकली हमें डील्स करना है मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्टिंग में कुछ केमिस्ट लोगों ने एक जब इसको डिफाइन करने की बात आई तो स्टार्टिंग में कुछ केमिस्ट लोगों ने क्या बोला कि ऐसा कोई भी केमिकल, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि इस चैप्टर में आपको डील करना है मॉलिक्यूल्स के साथ। आ रहा समझ में? तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया, स्टार्टिंग में कुछ केमिस्ट लोग आए, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो आपको उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा, CxH2O के फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला जो था आपका। ठीक है, जो भी कोई केमिकल है उसको आप इस फॉर्मूले में ब्रेक कर दो, CxH2O। अगर वो ब्रेक हो गया या फिर वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर गया तो हम क्या बोल देंगे कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। समझा? स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ केमिस्ट लोग आए, उन्होंने क्या बोला कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल को देखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो आप क्या करो, ये जो एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं CxH2O, वहां पे x और y कुछ भी रहेगा, आप क्या करो उसको इस फॉर्मूले में ट्राई करो लिखने का। अगर आप लिख पाए तो आप समझ जाना कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में नहीं लिख पा रहे हो तो मतलब आप समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन दिया गया, लेकिन जब बाद में और जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ आगे, ठीक है ना, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आए पिक्चर में, तब क्या हुआ, ये फॉर्मूला हर जगह सेटिस्फाइड नहीं होने लग गया फिर आपका। जैसे देखो, एक एसिटिक एसिड जो है CH3, ये देखो CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर आप इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करो तो देखो यहाँ से बन जाएगा, कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2। ठीक है, और H2O को एक साथ लिखना है आपको, तो H2O देख लो कितना है आपके पास, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। समझ में आया? तो एसिटिक एसिड जो है, नहीं ये देखो, एसिटिक एसिड जो है आप इसको इस फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू वो जो केमिस्ट लोगों ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ठीक है ना, और एक और फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उसको आप लिख सकते हो H2O, और एक कार्बन है तो C1H2O1। आ रहा समझ में? तो उसको भी आप इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकते ना। लेकिन बाद में क्या पता चला कि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है और जो आपका एसिटिक एसिड जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दिया गया था ये फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं बैठ रहा था कुछ केमिकल्स में। ठीक है, और एक रैमनोज करके एक आपका कार्बोहाइड्रेट्स है रैमनोज, उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12O5। रैमनोज का, इसका नाम क्या है? रैमनोज, C6H12O5। उसको अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करोगे तो देखो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे C कितना है 6 और H2O कितना है, अगर आप 5 लिख देते हो, अगर आप 6 लिख देते हो तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन फिर कम बैठ रहा है। समझा ना? मतलब यहाँ से कोई भी एक ऐसा Y की वैल्यू जनरेट नहीं हो पा रही है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, तो रैमनोज को जब बाद में उसकी प्रॉपर्टीज चेक किया गया तो ये पता चला कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, CxH2O को, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे ना। Y की वैल्यू बताओ जिससे ये फॉर्मूला आपका बन जाए, तो नहीं बता सकते हो। कार्बन X की वैल्यू पता चल गई 6, ठीक है, लेकिन H2O देखो क्या, अगर आप 6 लिख दोगे तो हाइड्रोजन तो 12 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 6, हमें कितना चाहिए 5, तो 5 यहाँ पे आपका नहीं आ पा रहा है। समझ में? तो रैमनोज जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर भी क्या था आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो बाद में जिस तरीके से और केमिकल्स आते गए तो इस फॉर्मूले के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। कुछ केमिकल्स ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे लेकिन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहे थे। ठीक है ना, और कुछ केमिकल ऐसे भी थे जो कार्बोहाइड्रेट्स तो थे लेकिन वो ये जो आपका फॉर्मूला था उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एक नया डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आप ये डेफिनेशन बोल दोगे तो ये आपको इसके लिमिटेशंस भी बताने पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो लिमिटेशन ज्यादा थे, क्योंकि आपको अभी मैंने खुद आपको 3 बता दिया है, और वैसे ही आप बहुत सारे केमिकल्स को चेक करोगे तो और भी निकल कर आएगा। समझ में?
तो फिर क्या किया गया, ये जो आपका फॉर्मूला जो था इसको हटा के एक नया आपका डेफिनेशन लेकर आया गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। और दूसरी बात, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का तो मतलब पता ही है आपको, आपको बताया था कि आप किसी भी प्लेन में उसको कट करने की कोशिश करो, अगर उसके पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर उसके पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसके पास अगर कोई भी सिमेट्री आ गई तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव पता भी है, हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ाया है और आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा के भेजा है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है कि कार्बन और OH एक से ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। समझ में ना, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि कार्बन और OH के जो बॉन्ड है वो एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे उसको, पॉलीहाइड्रोक्सी। और उसके पास एक और फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो अल्डिहाइड्स का या तो कीटोन्स का। आओ ऊपर डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड का होगा या तो कीटोन का होगा। देखो ये बताया भी था आपको कि आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको दोगे, अल्डिहाइड और कीटोन्स को। या तो अल्डिहाइड का होगा या तो कीटोन का होगा। तो पूरा डेफिनेशन अगर हमें बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये बोलना है पॉलीहाइड्रोक्सी, दो हो गया। और तीसरा क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया। तो आप यहाँ तक एक डेफिनेशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोलोगे कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है उसको अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये हो गया आपका एक पार्ट। ठीक है ना, डेफिनेशन का दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं। और करके आगे लिखोगे। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है ना, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे रहा है तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो देखो आगे मैंने लिख दिया, और ये देखो, और द कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसको अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और वो पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फॉर्म कर रहा है तो वो भी कैसा हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो उसका डेफिनेशन आप क्लासिफिकेशन में समझ जाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो बेसिकली या तो डाइसेक्राइड्स होगा, ट्राइसेक्राइड्स होगा। अभी मैं जो डेफिनेशन करवा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन का जब डेफिनेशन बताऊंगा ना तो वहां से आपको और पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करवाया है। एक है आपका मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है आपका ओलिगोसेक्राइड्स। नाम है थोड़ा सा अजीबोगरीब क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री, तो इसलिए थोड़ा सा नाम अजीबोगरीब रहेंगे आपके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का पहला क्या है आपका, मोनोसेक्राइड्स। दूसरा कौन सा है आपका, ओलिगोसेक्राइड्स। तीसरा कौन सा है आपका, पॉलीसेक्राइड्स। आओ देख लेते हैं इसको, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, देखो मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है कि ये सबसे बेसिक पार्ट होता है। मतलब अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा, मतलब ये एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये फर्दर आपका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। तो जो आपका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोनोसेक्राइड्स। और डेफिनेशन देखते हैं, मोनोसेक्राइड्स डू नॉट हाइड्रोलिसिस फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलर पार्ट होता है, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये हाइड्रोलिसिस में कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में बताया इसके पास फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड का रहता है या तो कीटोन का रहता है, तो उसी को लिखा गया है। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, मोनोसेक्राइड्स डू नॉट हाइड्रोलिस फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोनोसेक्राइड्स। एग्जांपल क्या है आपका, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यहां लिख दिया है ब्लू पेन से, ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा आपका, फ्रुक्टोज। ठीक है, अब सेकंड है आपका ओलिगोसेक्राइड्स।
सेकंड कौन सा है आपका ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या बोलता है कि अगर आप उसको हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब कोई मॉलिक्यूल आपके पास, ये मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तो ये 2 से कितने से 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स के प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स। समझा क्या बोला? जैसे देखो जो मोनोसैकेराइड्स था वो फर्दर आपका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाया था, मतलब वो सबसे स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या रहेगा, उससे लार्जर पार्ट है। ऑलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स से थोड़ा सा लार्जर पार्ट है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्ट में, पता ही है आपको, अगर बड़ा है कुछ तो ब्रेक डाउन होगा। तो मोनोसैकेराइड्स कैसा है, सबसे स्मॉलर है, वो ब्रेक हो ही नहीं सकता। ऑलिगोसैकेराइड्स उससे बड़ा है। अब कितना बड़ा है कि वो अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो या फिर उसका अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स मिलेगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। क्या बोल देते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। अब सुनो, अगर 2 मिलता है, 2 मोनोसैकेराइड्स मिलता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये ऑलिगोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन फिर मैं बता रहा हूँ। ऑलिगोसैकेराइड समझ में है ना, 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स। अब देखो 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, कहां तक मिल सकता है, 10 तक। तो अगर 2 मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स। समझा, हाइड्रोलिसिस की है और 2 मोनोसैकेराइड्स मिल गया तो हम क्या बोल देंगे उसको, डाइसैकेराइड्स। 3 मिल गया क्या बोल दोगे, ट्राइसैकेराइड्स। 4 मिल गया क्या बोल दोगे, टेट्रासैकेराइड्स। 5 मिल गया क्या बोल दोगे, पेंटासैकेराइड्स। तो इस तरीके से आप 10 तक चले जाओगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से है आप ध्यान में रखो, सुक्रोज। ऑलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल कौन कौन सा आपका, सुक्रोज, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है आपका मैल्टोज, एक एग्जांपल है आपका लैक्टोज। ये तीनों के तीनों आपके डाइसैकेराइड्स हैं। कौन से आपके, डाइसैकेराइड्स। यहां लिख दिया मैंने एग्जांपल, देखो ये पूरा लिख दिया, अच्छे से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। और इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड सो ऑन, क्योंकि 10 तक जाना है आपको। एग्जांपल सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज और ईटीसी करके और भी लिख सकते हो आप बहुत सारे। रैफिनोज भी एक होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे, टेंशन लेना नहीं है अपने को। ये मैंने डाइसैकेराइड्स का लिखा है, फिर आपका ट्राइसैकेराइड्स का भी आएगा, टेट्रासैकेराइड्स का भी आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड्स। 3 थे, पहला मोनो, दूसरा ओलिगो, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या बोलता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीटली, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली, तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीटली तो ये n टाइम्स या फिर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल, ये सॉरी डेफिनेशन देखते हैं इसको, देखो पॉलीसैकेराइड्स गिव्स लार्ज नंबर ऑफ, ये देखो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर आप कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको पानी में डुबाओगे या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल था इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल क्या क्या है इसके, स्टार्च, स्टार्च कौन सा, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। तो मैंने 2 लिख दिया है, स्टार्च, सेलुलोज और आपका ये ईटीसी एक्सेट्रा करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान में रखना, रैमनोज C6H12O5, ये लिख दिया C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट्स CxH2O के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, तो एक आप याद रखिएगा, कौन सा आपका, रैमनोज C6H12O5, ठीक है।